नमस्कार। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री श्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हैं। ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक यह आयोजन किया जाता है। इसमें भारत के बहुत सारे लोग जो प्रवास में रहते हैं, भारत विभिन्न देशों में रहते हैं, वो आए हुए हैं, इसमें शामिल हुए हैं और उनमें से 2 भारतीय प्रवासी भारतीय हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं उनकी अनुभूति के बारे में। नमस्कार। डॉक्टर रामनिवास जी अब हमारे पास हैं, श्री रमेश बाबू भी हमारे पास हैं। मैं रामनिवास जी से पूछूंगी कि आप कहाँ के हैं और कब से म्यांमार में हैं। आप म्यांमार में अभी रह रहे हैं? जी मैं म्यांमार से हूँ और मेरे परदादा वहाँ गए थे, खेती करने के लिए गए थे और तब से हमारी पीढ़ी चल रही है और हम वहीं के हैं, अभी वहीं के नागरिक हैं और हमारी 5वीं पीढ़ी शुरू है अभी। तो अभी भी आप खेती कर रहे हैं या और कुछ उसके अलावा कुछ और कर? नहीं, मेरे भाई लोग कुछ पैतृक जो काम है उसमें हैं, कुछ अपने व्यवसाय में है। जी। खेती में क्या करते हैं? खेती में तो गन्ना है, चावल है और दाल है, मूंग, अरहर, उड़द, इस प्रकार के। तो भारत से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है वो, वहाँ का बर्मा तो साथ ही है, जुड़ा हुआ है भारत के साथ। हाँ, बिल्कुल। तो भारत में भी गन्ना, चावल, गेहूँ, हाँ, ये सब होता है। तो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ, व्यापार का कुछ है? करते हैं लोग, एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से, व्यापारी लोग हैं जो चावल का भी एक्सपोर्ट होता है, दाल का भी होता है जी। और काफ़ी भारत में ही बहुत कुछ दाल वगैरह वहाँ से आता है। जी। मैं रमेश जी से पूछना चाहूँगी, आप कहाँ से हैं? क्योंकि आप भारत से ही हैं, लेकिन मैं पूछूंगी आप कहाँ से आए हुए हैं? आए हुए हैं उगांडा, अफ्रीका से आए हैं, ईस्ट अफ्रीका। क्या करते हैं आप वहाँ? उधर तो मैं फार्मास्यूटिकल बिजनेस कर रहा हूँ, FMCG डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। जी। तो आप दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर भी कर रहा है, मैं इम्पोर्ट भी करता, बहुत सारा इंडिया से इम्पोर्ट करता, 35 कंपनी से मैं इम्पोर्ट करता है, इंडिया का सभी बड़ी बड़ी कंपनी। जी जी। आप पहले कब गए आप उड़ीसा, मैंने इंडिया से बाहर कब गए? हाँ, इंडिया में तो मैं 1990 से इधर से केन्या गया था 2 साल। मैंने उधर मेरा फ्रेंड था, बुलाया था, तो इधर काम मिल जाएगा, अच्छा है पगार, आप आ सकता है। लेकिन आप NTPC में काम कर रहे थे उस समय? हाँ, NTPC में मैं अकाउंट्स ऑफिसर का काम कर रहा था। आपको अच्छा लगा उगांडा में? जब उगांडा मुझे मेरे ख्याल से इतना भी डेवलप नहीं था उस समय। हाँ, कुछ भी नहीं था तभी। मैं तो केन्या गया था। केन्या वाज आल्सो डेवलप्ड कंट्री एंड इट वाज एक्सपोर्टिंग टू 14 कंट्रीज इन अफ्रीका, सो इट वाज वेरी रिच कंट्री। फार्मास्यूटिकल नहीं, तो तभी तो मैंने फाइनेंशियल कंट्रोलर के नाम से काम किया था, एक आती रिवर माइनिंग कंपनी, उसमें फाइनेंशियल कंट्रोल के हिसाब से काम किया था। 2 साल के बाद मेरा एक हमारा करंट चेयरमैन है, वो उधर बिजनेस चालू कर रहा था उगांडा में, तो बोला था फिर आप इधर आ जाओ, हमने बिजनेस में चालू हो सकता है तो आप पार्टनर बन जाओ। मैंने बोला तो मेरे को बिजनेस में इच्छा नहीं है, इसके लिए मैं पढ़ने गया था, पढ़ के अभी तो काम कर रहा हूँ, मैं काम के लिए आ सकता हूँ। तो वो हिसाब से ओके ठीक है, पहले आ जाओ फिर बाद में देखेंगे। तो वो हिसाब से मैंने वो कंपनी में, किबोको एंटरप्राइजेस कंपनी में मैं फाइनेंशियल कंट्रोलर का नाम से 1993 में जनवरी से उधर चालू किया था। फिर 2 साल के बाद मेरा पार्टनर ने बोला तो आप अभी भी सोच लो, आप मेरे को पार्टनर बन जाओ, अगर काम करता रहेगा तो कभी भी दूसरा जगह चला जाएगा, मैं आपको नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो मैंने बोला, मैं सोचा तो मैं तो इंटरेस्ट नहीं बिजनेस का, बिकॉज आप तो ऊपर नीचे सब कुछ करना पड़ता है बिजनेस में, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। वो बोला तो ठीक है, आपने जब भी फाइनेंशियल कंट्रोलर होगा तो मैं बोलेगा ये करो वो करो, तो आप तो करने वाला है, तो क्या फ़र्क है। तो इस साल जो 2025 का जो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जा रहा है, इसका थीम क्या है? इस साल का थीम है डायस्पोरा's contribution to the विकसित भारत. So that is the main theme of this year. So how the outside भारत का जो लोग है
अभी हमारा जो थीम है इंडिया का विकसित भारत, उसमें कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकता है, तो वो डिस्कशंस ज़्यादा हो रहा है उसके ऊपर। तो आप हाउ डू यू एंगेज विद भारत फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विकसित भारत 2047 के लिए। जी जी, मैं राम निवासी से पूछना चाहूँगी कि अभी 70 देशों के लोग भारतीय यहाँ पे आए हुए हैं, तो किन बातों पर चर्चा हो रही है? क्योंकि हमारे जो हम भारत में देखा जाए तो युवा, बहुत सारे युवा हैं, वर्ग हैं यहाँ पे, जो कि मैन पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन टेक्निकल जो वैषयिक अभिवृद्धि नहीं है। तो यहाँ पे कैसे किया जा सकता है? जैसे कि ब्रेन ड्रेन हम जिसको कहते हैं, यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग जाके बाहर सेटल हो जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं पे ही रह जाते हैं, वापस घर नहीं आते हैं, भारत नहीं आते हैं। इसका दो कारण हैं, क्योंकि एक तो माता पिता को छोड़ के जाते हैं, हम कहेंगे कि माता पिता की देखभाल करने के लिए भी नहीं आ सकते, रह नहीं सकते, माता पिता पे उधर नहीं जा सकते। एक तो इमोशनल कारण है। दूसरा है जो भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उनको यहाँ होना ज़रूरी है। ये आप नहीं सोचते क्यों ऐसा होता है? एकदम ज़रूरी है, और इसमें हो भी रहा है। पहले जो एक स्थिति थी कि गए तो फिर आते नहीं थे, अब स्थिति बदल गई है कि जाते हैं, अध्ययन करते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, और फिर वो देश में आने की प्रवृत्ति एक बन गई है। हाँ, पर बहुत कम ही लोग आते हैं, देखा जाए। और मैंने तो अभी इसे कई भी सुना है कि जो पहले सेटल थे उन देशों में, अमेरिका जैसे देश में भी, लेकिन वो फिर से स्वदेश आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं, भारत आकर के अपने व्यवसाय कर रहे हैं। तो यानी कहना चाहिए कि भारत में जो अभी जैसे आपने कहा कि युवा शक्ति खूब है, लेकिन भारत सरकार ने एक शुरुआत भी किया है स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। उसके कारण से भी बहुत कुछ युवक एकदम तैयार होकर के बाहर जा रहे हैं, भारत के नाम बहुत हो रहा है बाहर में। लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट है, जो फाइनर एस्पेक्ट ऑफ जैसे ह्यूमन स्किल, जो स्किल हर चीज़ में, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे खेती हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ में जो फाइनर एस्पेक्ट, जो फाइनेस्ट वर्क, वो यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हम स्कूली एजुकेशन आप बताइए, कॉलेज में बताइए, यूनिवर्सिटीज़ लेवल में बताइए, ये सब बहुत ही बेसिक लेवल पे हैं। क्योंकि जो लेबोरेटरी है, जो भी चाहिए, वैषयिक जो उपकरण चाहिए, यहाँ पे कम ही है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। बच्चे बहुत हैं और यूनिवर्सिटीज़ कम हैं, स्कूलों भी कम हैं, और जो सारे स्कूल में इतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ताकि बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, माने उनको दिशा नहीं मिल रही है। नहीं, तो शायद ये लगता है जैसे मैं 80s में आया था यहाँ अध्ययन करने के लिए भारत, उस समय में, और आप अध्ययन किए हैं भारत में? भारत में, लेकिन पैदा हुए हैं बर्मा में? म्यांमार में। मैं मैट्रिक से लेकर के PhD तक मेरी पढ़ाई यहीं भारत में हुई है। क्यों भारत में आए फिर आप? क्योंकि अध्ययन करना है, और जो अपने चीज़ों के अध्ययन करना है, अपने संस्कृत से हूँ, तो संस्कृत अध्ययन करने के लिए तो भारत ही आना है। अगर किसी को हिंदी अध्ययन करना है ठीक से, तो उसको भारत ही आना है। लेकिन आप बर्मा में रहते हैं, संस्कृत अध्ययन क्यों किए फिर आप यहाँ पे आके? संस्कृत अध्ययन इसलिए कि एक तो हमारे जो धर्म और संस्कृति है वो संस्कृत से ही है, तो इसलिए उसकी जानकारी होना, नई पीढ़ी को भी इसका ज्ञान होना, ये एक हेतु था। दूसरा, बौद्ध धर्म प्रधान देश है बर्मा, उनकी भाषा, धार्मिक भाषा पाली है, तो पाली और संस्कृत दोनों कनेक्टेड है। तो जब उनके बीच में हम रहते हैं, उनके बीच लेकिन में काम पाली करते ऐसा नहीं है कि पाली भाषा जो है वो धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहा है। संस्कृत लोग क्या वहाँ पे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं? संस्कृत पढ़ के क्या करेंगे वो लोग? यहाँ पे भी सोचते हैं कि संस्कृत पढ़ के क्या करना है। नहीं, यही सोच जो है, संस्कृत पढ़ के क्या करेंगे या पाली पढ़ के क्या करेंगे, ये देखिए धर्म की भाषा, धार्मिक भाषा है हमारी, हमारे सारे ग्रंथ उसमें हैं। तो व्यक्ति के जो भी दैविक है, आदि भौतिक है, ये सबकी कल्पना या उसका समाधान कहाँ है, तो उसे हमारे धर्म ग्रंथों में ही है। जी जी। तो बौद्ध धर्म के पाली जो ग्रंथ हैं, त्रिपिटक मुख्य रूप से, त्रिपिटक, हाँ, बौद्ध। तो त्रिपिटक को जब अध्ययन कोई करेगा तो बिना पाली के ज्ञान के वो कैसे करेगा?
और हिंदू धर्म से संबंधित जो वेद पुराण उपनिषद आदि आदि ग्रंथ हैं, इनके भी बिना संस्कृत ज्ञान के वो नहीं होगा जी। अब इसमें दो एक समस्या आती है कभी कभी कि पाली के अच्छे विद्वान हैं, लेकिन बहुत सारे शब्दों का या व्याख्यानों का वो उत्तर जो है समाधान नहीं मिलता उनको, तो वो समाधान पाने के लिए, समस्या का समाधान पाने के लिए उसको संस्कृत में जाना पड़ता है। तो जब संस्कृत में जाएंगे तभी जा करके उनको समाधान मिलता है। जी जी जी। तो इसलिए संस्कृत पढ़ना जानना ये उनको भी आवश्यक लगता है। जी जी जी। रमेश जी, आप बताइए कि भारत की जो इमेज है उगांडा में, आप तो केनिया गए हैं, उगांडा में आप पूरा अफ्रीका घूम चुके हैं, बाहर भी गए होंगे, तो भारत का जो इमेज है, जो चेहरा है बाहर, कैसा है? लोग क्या सोचते हैं भारत के बारे में अभी? आप 90s में गए थे और इसमें क्या चेंजेस हुआ है? It is a lot of change, and अभी तो they recognize India is a developing country, developed already, and fast growing economy in the world, with the 5th largest the GDP contribution and wealth of this company India, and people also with the government, the kind of the initiations is taking up G20 or whatever the programs are organized. So people are all recognizing that India is a very rich country now, and we also feel that the respect for that. Earlier it was not like that. India is also a poor country, but now the concept has changed, and people also feel that with the present Prime Minister Modi, so they also, everybody knows Modi, like any US President or UK Prime Minister. Indian Prime Minister also known to many people. किस लिए जाने जाते हैं? किस लिए? Because the development, whatever is taking place in India, is the fastest growing economy with the 7 to 8% GDP growth. So none of the countries, Europe is with the 2% and US is 2%. So China is also 5-6%. Now we are the leaders in the economic development. So that's why people recognize us, and we also get respect. ये तो खैर इकोनॉमिकली है, आर्थिक दृष्टि से है, आंकड़ा बताएं। लेकिन भारत को जो मानते हैं लोग, उनके सबके मन में भारत के प्रति अपार श्रद्धा है। वो हिंदू हो, बौद्ध हो या मुसलमान हो, वो भी उनके भी तीर्थ हैं कुछ ऐसे कि जिसके कारण से भारत के बारे में श्रद्धा है। और कोई भी भारतीय किसी देश में जाता है तो मेरे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का अनुभव है कि भारत को ऐसा उनको लगता है कि भारत से कोई आया है तो हमारे धर्मभूमि से कोई आया है, और उसके प्रति सम्मान, उसके प्रति आदर जो दिखता है। और दक्षिण पूर्व एशिया में अगर आप देखें तो भारतीय संस्कृति का विस्तार ही है वो, एक तरह से, भले नाम अलग होगा लेकिन वो भारतीय संस्कृति का ही विस्तार है। अब तो माने हम अगर देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भारत आगे है, और सेक्युलरिज्म है, इसलिए भारत आगे है, क्योंकि सबको समेट कर चल रहा है भारत, इसीलिए आगे है। और लेकिन इकोनॉमिकली देखें और एजुकेशन अगर देखें, जिसमें हमारे बच्चे, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो शामिल हैं उसमें, क्योंकि वो भी हम चाहेंगे कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो, भारत का कंडीशन, तभी जाके भारत एक माने ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल के बाद में शायद ही कोई बाहर जाना चाहेगा जी, बाहर के लोग भारत आएंगे अध्ययन करने के लिए, ऐसा मुझे एकदम पूरा दिख रहा है, मुझे विश्वास। क्यों ऐसा लग रहा है? अब देखिए, जब क्योंकि मैं खुद यहाँ पढ़ाई किया हूँ और उस समय में और आज मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि अब पूरा विश्व का रुख ये भारत की ओर होने वाला है। और इसमें से निश्चित रूप से कि जो अपने भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सोच, उनकी दूरदृष्टि और उनके कार्यकुशलता कमाल की है। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे देशों, अलग अलग देशों के लोग, नेतागण उनके साथ में जो जुड़ रहे हैं, ऐसे ही पीपल टू पीपल भी भारत से लोग जुड़ रहे हैं अभी। जी जी, ऐसे इसका मुझे पूरा अनुमान है, वो जुड़ रहे हैं। मैं उसका थोड़ा ऐड कर लेता हूँ थोड़ा, बिकॉज नो वी यूज्ड टू रिक्रूट लॉट ऑफ इंडियंस इनटू उगांडा फॉर आवर जॉब्स, बट राइट नाउ व्हेनेवर वी गिव एन ऑफर, they take the offer but they don't come. So fighting it, because no, they feel the development whatever is there. So and also the payment is also improving a lot compared to the previous years.
So they feel that once they get an offer and they don't want to leave the employee, they are also ready to give same kind of a salary here also. So getting employees from India to Uganda is now becoming difficult. And also education side, whatever he's saying, now a lot of Africans also coming to India for studies. Any place you go, lot of Africans are coming. तो हम देख रहे हैं कि बर्मा, उगांडा, माने अफ्रीका और बर्मा इसी में देख रहे हैं। अगर हम देखेंगे कि अमेरिका हो, यूरोप हो, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भारत का पोजीशन कैसा है, भारत का स्थान, स्थिति कैसे है? मेडिकली यू कैन लुक एट इट। अभी भारत का तो इज अ बेस्ट प्लेस फॉर मेडिकल टूरिज्म। सब लोग इधर आता है। आप हिंदी में थोड़ा बोलेंगे? हिंदी में थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ। कोई बात। भारत का जो मेडिसिनल हेल्थ एंड द हॉस्पिटल फैसिलिटीज बहुत अच्छा है। हमने देखा है कि मेडिकल टूरिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे सस्ता है। डेंटल के लिए कोई भी सर्जरी, हार्ट सर्जरी, उसके लिए पर्यटन, माने वो उसमें पर्यटन। एग्जैक्टली। हम लोग कभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम सोचते हैं इवन गो विद टू इंडिया, इवन पेइंग द टिकट एंड वो सब तो अच्छा ही है, फिर भी सस्ता होता है। केवल सेवा माने सस्ते के लिए नहीं, सेवा भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। डॉक्टर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और हर चीज में फैसिलिटीज बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स हैं कि वो उनको देखने के बाद उनका जो क्या कहते हैं, बहुत सारे पेशेंट देखने के बाद उनका जो नजरिया पेशेंट को देखने के लिए एकदम शार्प होता है कि ये नहीं, ये भी नहीं, ये प्रॉब्लम हो सकता है। एकदम सिद्धांत पर आके पहुँचते हैं जी। चिकित्सा करने की पद्धति है, चिकित्सा करने की पद्धति बहुत अच्छी। जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं उनके जो एक अपनत्व है रोगी के साथ, उनको लगता है कि मेरे परिवार का कोई है, इसीलिए उसके उसी ढंग से बात करना, व्यवहार करना, ट्रीटमेंट करना, वो शायद बाकी जगह में ऐसा उनको अनुभूति नहीं। और इसीलिए कहते हैं जितना अपनत्व बताएंगे उतनी जल्दी बीमारी ठीक होती है। जी, वो तो सही बात है। And facilities also, tests also, whatever to be carried out. So MRI, CT scan or cancer treatment, तो भारत तो और यहाँ पे अच्छा सारे मशीन्स आ गए हैं, सब कुछ मिलता है। इन्वेस्टमेंट भी इजी हो गया है क्योंकि एक साथ आपको इतना डाउन पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, धीरे धीरे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आजकल यहाँ पे भी हो गया है उस फैसिलिटी। और आयुष्मान भारत आया है, उसके कारण से तो और ज़्यादा सुविधा यहाँ लोगों को जो सीनियर वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए तो भारत सरकार, तो हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी और हमारे जो मंत्रिमंडल हैं उनका जो डिसीजन है बहुत ही लोगों के लिए, लोगों को आकर्षित करता है। बाहर प्रवासी लोगों को, माने ये 2003 में शुरू हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस वाजपेयी सरकार के समय, और मुझे लगता है इसी को ध्यान में रखते हुए ही शुरू किया होगा। आप उस समय आए थे, पहले कभी आए? नहीं, हम पहली बार आए हैं। पहली बार? शायद आप भी पहली बार? नहीं, मैं तो पहली बार तो 2 साल पहले आया था। अच्छा। इंदौर में हुआ था तो उसमें आया था। तो अब 2 साल पहले और आज के भीतर कुछ बदलाव देख पा रहे हैं आप? Yeah, the programs and all is much different compared to every time they are improving their the program capabilities and all, and because this year they are main हिंदी में तो ओके। यूथ एम्पावरमेंट के लिए तो अलग सेशन था एंड वुमेन एम्पावरमेंट का सेशंस है। सो हर एक क्षेत्र में ध्यान देने के लिए, इससे हम लोग भी बाहर से आया है वो सीख के जाने का, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का फायदा हो सकता है अभी जी। हमारे जो आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, जो वैश्विक व्यवस्था जो है, सामाजिक स्थिति इसी लेवल पे इसको लेकर ही कैसा डेवलपमेंट किया जा सकता है आपके हिसाब से, रामनिवास जी? तो मुझे इतना ही, क्योंकि मैंने किस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए और अधिक अभी जो स्थिति है उसमें? वैसे तो वो यहाँ के लोग ही ज़्यादा बता पाए किस दिशा में, लेकिन हम ये जानते हैं, जो हमें अनुभव आ रहा है कि हम ठीक दिशा पकड़ लिए हैं, दिशा ठीक पकड़ लिए हैं, रास्ता ठीक आ गए हैं। अब बस चलने की है और कुछ ही समय और लगेगा, एकदम भारत विश्व गुरु फिर से बनेगा। ये तो मुझे दिखने लग गया है अभी। और उड़ीसा के काफी लोग बाहर हैं, बहुत अच्छे पदों पर भी प्रतिष्ठित है। अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं जी। उड़ीसा ही नहीं, उड़ीसा तो खैर है ही, क्योंकि आज हम उड़ीसा में बैठे हैं, इसलिए उड़ीसा की स्वाभाविक बात है उसकी। फिर आप उड़ीसा आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं,
तो उड़ीसा में आप कहाँ कहाँ घूमे इसी बीच में, और कहाँ कहाँ आप उड़ीसा के बारे में कुछ बताइए। भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर आए और कोणार्क भी देखे हुए हैं। फिर यहाँ कुछ जो मंदिर है, लिंगेश्वर तो टेम्पल टेम्पल्स सिटी है है और एकदम ऐसा लगता है कि ये और यहाँ का खाना पीना कुछ एकदम खाना कुछ स्पेशल खाना यहाँ पे उड़ीसा का आपने खाया है? बातचीत व्यवहार सब या कुछ मिठाई तो अच्छा मिठाई तो हम लोग खाए, वो तो स्पेशली फॉर उड़ीसा का था। छेनापोड़ो। हाँ, छेनापोड़ो इट्स वेरी नाइस, एंजॉय किया उसका तो। जी। खाना तो अच्छा है जी। लेकिन इतना मान के चलिए कि भारत एकदम ठीक रास्ते पर आ गया है। लीडरशिप बहुत बढ़िया हो गया है भगवान की दया से, और हम अच्छी दिशा में भारत आगे कदम रखना शुरू कर दिया है। जी। और 10 साल आते आते शायद मेरे ख्याल से जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने रखा है कि 2047 में हाँ विकसित भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ था, और तो 100 साल के बाद 100 साल के बाद तो एकदम परफेक्ट लगता है कि उस पर जा करके, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है। आप देखिए जो रिसोर्सेस है, मिनरल है, चाहे जो भी है, आप यहाँ पे सब कुछ है। माने इतना बड़ा देश है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, लोग भी हैं, और इसको आगे बढ़ाने के लिए केवल लीडरशिप जो कहते हैं उसकी आवश्यकता है, और सच्चे दिल से, सच्चे मन से उसको बढ़ावा देना चाहिए सबको, जो भी ऊंचे पद पर हैं। और प्रवासी जो भारत के बाहर हैं, मैं चाहूँगी कि वो लोग भी यहाँ पे आएँ, इनको देखें और इनको और बढ़ावा दें। आ रहे हैं, वो अपने आप से नहीं आ रहे हैं, भारत सरकार उनको बुला रही है किसी न किसी माध्यम से। भारत को जानिए एक प्रोग्राम लिया है, यूथ लोगों को बुलाते हैं अलग अलग देशों से, और इन्वेस्ट भी करना चाहिए। हाँ, ताकि भारत और भारत के लिए उनका कुछ, क्योंकि भारत माता ने उनको बहुत कुछ दिया है, ताकि बदले में वो भी कुछ कर सके। कर रहे हैं। नहीं, इवन हमारा प्राइम मिनिस्टर कल बोल रहा था, सो डायस्पोरास इन्वेस्टमेंट इनटू भारत इज वेरी बिग, एंड आल्सो एनआरआईस रेमिटेंसेस आल्सो व्हिच इज वन ऑफ द बिगेस्ट, ऐसा बोल के बता रहा था कल का मीटिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक चीज और है, मैं अंत में जी, मुझे ऐसा लगता है, मेरे अपने व्यक्तिगत ऐसी मान्यता है कि जो चीज़ भारत में है वो विश्व में कहीं नहीं है, जो चीज़ विश्व में नहीं है वो भारत में है। वही महाभारत में भी वही कहा गया है। तो इसलिए भारत को जो भी हो, एक निष्ठ, एक श्रद्धा से और योग्य नेतृत्व के मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है और निश्चित बढ़ेगा। ये हम लोगों को पूरा और गर्व होता है हम लोगों को अपने अपने देशों में। मैं तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाता हूँ, आज अपने आप को भारतीय होने में हमको लगता है कि गर्व है जी। हाँ, जो कि ये बात आज से 15 साल 20 साल पहले नहीं थी एकदम। क्योंकि अब पहले तो दे वर ऑलवेज ट्रांसफरिंग देयर पासपोर्ट इनटू देयर लोकल कंट्री पासपोर्ट, क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं ना कि हाँ पासपोर्ट मिल जाएगा तो अच्छा है उधर लोकल में। लेकिन अभी तो इवन फॉर मी 34 years आई कैन गेट द पासपोर्ट फॉर उगांडा, बट आई डोंट वांट। हम सोचता है भारत का पासपोर्ट का वैल्यू इज मच बिगर देन द अदर पासपोर्ट व्हाटएवर वी हैव। वैल्यू और है, क्योंकि आप कहीं भी जा सकते हैं, ये पासपोर्ट करके आप जा सकते हैं। स्वाभिमान है, स्वाभिमान है। कल कई लोग यहाँ मिले जो कई वर्षों से रह रहे हैं विदेश में, ऐसी बातों में अलग अलग हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो हमारे बच्चे तो वहाँ के पासपोर्ट हो गए, लेकिन हमने अपना भारतीय पासपोर्ट नहीं छोड़ा है और न छोड़ेंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि दो पासपोर्ट आप रख सकते हैं? नहीं, दो कहीं कहीं है, लेकिन वो अपना इंडियन पासपोर्ट ही रखे हैं और बोलते हैं कि मरते दम तक हमारा यही पासपोर्ट रहेगा, भले हमारे बच्चे वहाँ के पासपोर्ट हो गया हो। तो जान और मन, तन धन से वो भारतीय है, भारत में ही बसता है जी। और तन भले विदेश में हो, मन भारत में बसता है जी। और भारत का विकास में प्रवासी भारतीयों का सहयोग हमेशा रहे, यही हम चाहेंगे। और जगन्नाथ जी से भी मैंने आप कहेंगे कि यही विकसित हो, भारत ही विकसित हो। जगन्नाथ हैं, मतलब पूरी दुनिया के नाथ हैं, जगत के नाथ। हाँ, इनके आशीर्वाद से जरूर बढ़ेंगे। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।